हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है फिर से आज के इस नई वीडियो में। तो आज होगा फिफ्थ वीडियो स्ट्रक्चर एनालिसिस में, जो कि प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें? तो पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे एजम्पशंस इन प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस में क्या क्या है एजम्पशंस लेते हैं वो देखेंगे। फिर प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ अ सेक्शन, किसी भी सेक्शन का प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है, safe factor, then moment curvature relation, determinacy and indeterminacy, location of plastic hinge, conditions in plastic analysis, mechanism in structure, types of independent mechanism, theorems of plastic analysis, ठीक है। फिर sequence of plastic hinge formation, then collapse load formation, then plastic hinge length, then load factor। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, प्लास्टिक एनालिसिस में। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक एनालिसिस। इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक एनालिसिस क्या होता है प्लास्टिक एनालिसिस? तो प्लास्टिक डिजाइन ऑफ ए स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का जो प्लास्टिक डिजाइन होता है, लिमिट्स द स्ट्रक्चरल यूजफुलनेस, स्ट्रक्चरल यूजफुलनेस को लिमिट करता है ऑफ द स्ट्रक्चर अप टू अल्टीमेट लिमिट। कहाँ तक ले जाता है? अल्टीमेट लोड तक। अल्टीमेट लोड तक हम उस स्ट्रक्चर का जो यूजफुलनेस है उसको बढ़ जाता है, अल्टीमेट लोड तक हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वह डिजाइन जहां पे किसी भी स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं उसके अल्टीमेट कैपेसिटी तक, अल्टीमेट लोड तक उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस डिजाइन को हम कह देंगे प्लास्टिक डिजाइन। द लोड इज फाउंड फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन द प्लास्टिक रेंज। जो लोड है वो कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन द प्लास्टिक रेंज, वो प्लास्टिक रेंज से निकालेंगे। जैसे कि आपने हम ये पढ़ा था, स्ट्रेस कर दीजिए, प्लास्टिक आपका रेंज है, यहाँ से हम लोड निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ स्टील का। The method has its main application in steel structure. Method कहाँ application है? Steel structure में main application है। As the strength of steel beyond the yield stress is fully utilized in this method. क्यों? क्योंकि जो स्टील का स्ट्रेंथ होता है बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ होगा, उसके बियॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा स्टील का वो फुल्ली यूटिलाइज होता है इस मेथड में, प्लास्टिक डिजाइन मेथड में। यह मेथड काफी इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। और स्टील का जो आईएस कोड कितना होता है? आईएस 800 2007 यूटिलाइजेस दिस अप्रोच फॉर डिजाइन। अगर बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का प्लास्टिक एनालिसिस के लिए, द कंसेप्ट ऑफ डक्टिलिटी फॉर्म द बेसिस फॉर द प्लास्टिक थ्योरी। तो प्लास्टिक थ्योरी का जो आपका बेसिस होता है वो क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ डक्टिलिटी। जो डक्टिलिटी का कंसेप्ट होता है कि डक्टाइल होता है, यहाँ पे स्टील मतलब आप लोड लगाते जाओगे उस पर और वो एक्सटेंड करता जाएगा, लेंथ के लॉन्ग वो इंक्रीज होता हो जाएगा बिना ब्रेक किए हुए, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और यही जो कंसेप्ट है ये बेसिस फॉर्म करता है प्लास्टिक थ्योरी का। हम सभी को पता है माइल्ड स्टील क्या होता है, एक डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पॉइंट ए क्या हो गया यहाँ पे? प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब पॉइंट ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। पॉइंट बी क्या हो गया? इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी क्या हो गया? इलास्टिक लिमिट हो गया। पॉइंट सी क्या हो गया? अपर यील्ड पॉइंट हो गया। पॉइंट सी क्या हो गया? अपर यील्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। पॉइंट डी क्या हो गया? लोअर यील्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। डी जोन ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो डी है ये क्या हो गया? जोन ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। पॉइंट एफ क्या हो गया? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस यहीं पे एक्ट कर रहा है। फिर ईएफ जो जोन है ये क्या है कि स्ट्रेन हार्डिंग जोन, यहाँ से स्ट्रेन हार्ड हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्रेन लगाने में हमें स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा तो स्ट्रेन हार्डिंग जोन हो गया। पॉइंट जी क्या हो गया? फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। और एफ जी हो गया नेकिंग थ्योरी। जो एफ जी हो गया इसको बोलेंगे नेकिंग जोन, और जी हो गया अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, जी पे आके फ्रैक्चर हो गया। ये पॉइंट हो गया यील्डिंग, स्ट्रेन हार्डिंग एंड नेकिंग, ठीक है। इलास्टिक वर्सेस प्लास्टिक थ्योरी देखते हैं। इलास्टिक मेथड इज बेस्ड ऑन हुक्स लॉ। जो इलास्टिक मेथड है ये बेसिस किसके? हुक्स लॉ पे आधारित बेस्ड है। Hence the structural usefulness of the material of the structure is limited to a stage when the stress in extreme fiber reaches the yield stress of material. तो हुक्स लॉ के हिसाब से जब हम यूज करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर को तो उसका जो स्ट्रक्चर यूजफुलनेस होगा उसके मटेरियल का, स्ट्रक्चर का, वो लिमिटेड होगा टू द स्टेज, उस स्टेज तक व्हेन द स्ट्रेस इन एक्सट्रीम फाइबर, जब एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस है वो अपने यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा तो उतना ही लोड हम लगाएंगे, उसके आगे लोड नहीं लगा पाएंगे।
द रेस्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन रिमेन्स अनस्ट्रेस्ड, और जो रेस्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड रहेगा, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा। एंड द मेथड डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्ट्रेंथ बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, और यील्ड स्ट्रेस पॉइंट के बियॉन्ड वाला जो उसका स्ट्रेंथ होता है मटेरियल का, वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, हम इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत सारा जो उसका स्ट्रेंथ है हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो ज्यादा हमें मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा इलास्टिक मेथड। वही प्लास्टिक मेथड की बात करें तो प्लास्टिक डिजाइन द स्ट्रक्चर यूजफुलनेस इफ फाउंड फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील प्लास्टिक रेंज, यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक डिजाइन द स्ट्रक्चर यूजफुलनेस इफ फाउंड फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टील इन द प्लास्टिक, तो यहाँ जो उसका जो स्ट्रक्चर यूजफुलनेस होता है वो कहाँ तक होता है, प्लास्टिक रेंज तक होता है। प्लास्टिक एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज अल्टीमेट लोड एनालिसिस, जो प्लास्टिक एनालिसिस होता है इसको हम अल्टीमेट लोड एनालिसिस भी बोलते हैं। द सेक्शन डिजाइन बाय दिस मेथड आर स्मॉलर इन साइज, जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन होता है बाय दिस मेथड आर स्मॉलर इन साइज, यहाँ पे क्या होगा, साइज छोटा आ जाएगा क्योंकि हम उसका ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर पा रहे हैं। स्ट्रेन कंट्रोल्ड, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग एंड नेकिंग इज स्ट्रेन कंट्रोल्ड, स्ट्रेन हार्डनिंग एंड स्ट्रेन नेकिंग इज नेग्लेक्टेड, प्लास्टिक डिजाइन में होता है स्ट्रेन कंट्रोल होता है, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग एंड स्ट्रेन नेकिंग को नेग्लेक्ट करते हैं। लोअर यील्ड पॉइंट इज कंसीडर्ड, जो लोअर यील्ड पॉइंट है इसको कंसीडर करते हैं। एंड लास्ट टू प्लास्टिक कर्व फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिजाइन, जो लास्ट प्लास्टिक कर्व है वो फॉर्म करेगा बेसिस ऑफ डिजाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिक, ये प्लास्टिक, ये हो गया आपका आइडियलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। प्लास्टिक एनालिसिस में कुछ एजम्पशंस है, पहला है बर्नौली एजम्पशन, ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ एक क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे स्टील है, ये आपका टॉप फाइबर ऑफ कंक्रीट हो गया, जो आउटर मोस्ट स्ट्रेन होगा वो होगा 0.0035, ठीक है, और यहाँ पे जो स्टील का आपका स्ट्रेन होगा 0.002 प्लस Fi अपॉन 1.15 ES, ठीक है, मतलब 0.87 Fy, और इधर आपका स्ट्रेस दिया हुआ है 0.45 Fc का, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने एज्यूम कर लिया है कुछ इस तरीके से कि लीनियर स्ट्रेन होगा EC Ft, और ये आपका कांस्टेंट क्या होगा, स्ट्रेस होगा Fy, कांस्टेंट होगा कंक्रीट सेक्शन में, और Fy यहाँ भी हो दोनों जगह। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सियल और शियर फोर्स, एक्सियल एंड शियर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। तो प्लास्टिक में क्या होता है, एक्सियल और शियर डिफॉर्मेशन क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ लोडिंग, जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लोडिंग। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज एज्यूम टू बाइलिनियर, ये क्या होगा, बाइलिनियर एज्यूम करेंगे, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन होगा इसमें। द मटेरियल इज होमोजेनियस, मटेरियल क्या होगा, होमोजेनियस होगा और आइसोट्रोपिक होगा इन बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक स्टेट, ठीक है, ये आपका हो गया इलास्टिक, ये हो गया प्लास्टिक। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो प्लास्टिक थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट टू इम्पैक्ट एंड फटीग, जिस स्ट्रक्चर में अगर इम्पैक्ट लोड लग रहा है या फटीग लग रहा है तो उसके लिए प्लास्टिक थ्योरी एप्लीकेबल सुटेबल नहीं है, ठीक है। हाई टेंसाइल स्टील डज नॉट पोजेस अ डिफाइंड यील्ड पॉइंट, जो हाई टेंसाइल स्टील होता है डज नॉट पोजेस अ डिफाइंड यील्ड पॉइंट, उसके पास एक डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है। एंड द हॉरिजॉन्टल यील्डिंग पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और जो हॉरिजॉन्टल यील्डिंग पार्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, हेंस इट इज यूज इन नॉट, हेंस इट्स यूज इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए उसका एप्लीकेबल नहीं होता है हर जगह। द प्लास्टिक थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इन ब्रिटल मटेरियल बट इन आरसीसी इट कैन बी अप्लाइड विद द लिमिटेशन टू रोटेशन एक्सेप्शनली, जो प्लास्टिक थ्योरी है वो क्या है, ब्रिटल मटेरियल पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन आरसीसी के केस में अप्लाई हो सकता है विद लिमिटेशन टू रोटेशन एक्सेप्शनली, ठीक है। प्लास्टिक मूवमेंट, प्लास्टिक मूवमेंट एनालिसिस देखते हैं तो बर्नौली स्ट्रेन डायग्राम बिकॉज ऑफ बर्नौली एजम्पशन, जो बर्नौली का जो बेंडिंग जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है बर्नौली एजम्पशन के कारण, कि जो होगा लीनियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस ये होता है लीनियर बिकॉज ऑफ हुक्स लॉ, सेफ मूवमेंट कहते हैं, तो एफ जो है एफ वाई से कम होना चाहिए, एफ जो एफ वाई से कम होना चाहिए। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम एट यील्डिंग, यील्डिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है,
मतलब यहाँ पे एफ क्या है, एफ वाई से कम है, यील्डिंग लिमिट से कम है। यील्ड मोमेंट पे पहुंच के मैक्सिमम जो पॉइंट होगा एफ वाई हो जाएगा, यहाँ भी एफ वाई हो जाएगा। प्लास्टिक फेज में क्या आ जाएगा, हर सेक्शन पे एफ वाई आ जाएगा, ठीक है। एट कोलैप्स कंडीशन लीनियर हो जाएगा, जो बेंडिंग स्ट्रेन है वो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेफ फैक्टर की, क्या होता है, सेफ फैक्टर रिप्रेजेंट करता है रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सेक्शन बियॉन्ड यील्ड मोमेंट टू द रीच प्लास्टिक स्टेट। तो यील्ड मोमेंट से प्लास्टिक स्टेट पहुंचने में एक क्या उसका रिजर्व स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं क्या, सेफ फैक्टर, ठीक है। The more safe factor implies more reserve strength beyond yield point to each plastic strength. The more जो safe factor होगा वो क्या imply करेगा, more reserve strength imply करेगा, because beyond yield moment at to each plastic strength, हर plastic strength में क्या होता है, yield point के moment कितना reserve strength है, ज़्यादा अगर safe factor है तो उसका मतलब ज़्यादा reserve strength है। जैसे कि rectangular section, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको कि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। rectangular section में कितना होगा, 1.5 होता है, सर्कुलर सेक्शन में 1.7, आई सेक्शन में 1.14, एस सेक्शन में 1.5, डायमंड सेक्शन में 2.0, ट्रायंगुलर सेक्शन में 2.34। तो 1.5, 1.7, रेक्टेंगुलर में 1.5, सर्कुलर में 1.7, आई सेक्शन में 1.14, एस सेक्शन 1.5, डायमंड सेक्शन 2, ट्रायंगुलर सेक्शन 2.34। मोमेंट कर्वेचर रिलेशन क्या होता है, तो कर्वेचर क्या होता है, इज प्रोपोर्शन टू एम, वो होता है एम के प्रोपोर्शनल। एज द मोमेंट इंक्रीज कर्वेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, द मोमेंट इंक्रीज करेगा तो कर्वेचर ऑल्सो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डी थीटा बाई डी एक्स इजकल टू 1 बाई आर। तो ये आपका रिलेशन याद होगा, एम अपॉन आई इजकल टू एफ अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर। एम क्या हो गया, मोमेंट ऑफ सेक्शन, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई हो गया डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर ऑफ इलास्टिक स्टेट, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंट ऑफ बीम, आई आर हो गया 1 अपॉन आर हो गया कर्वेचर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वाई। एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो वाई डी अपन टी हो गया, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जाकर आपका ये आपका कांस्टेंट स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। और फुल्ली प्लास्टिक स्टेट में क्या होगा, इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। मोमेंट कर्वेचर ग्राफ 1 अपॉन आर और मोमेंट, तो इनिशियली क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिर जाके इनिशियली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, लीनियर होगा, फिर अल्टीमेटली जाके प्लास्टिक मोमेंट पे कांस्टेंट आ जाएगा आपका। कंक्लूजन देखें तो एमपी डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया। तो जो मोमेंट एमपी है, मोमेंट एट प्लास्टिक स्टेट, वो डिपेंड करेगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया पे और उसके एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन एरिया इज आई सेक्शन है, बिकॉज फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया सेंट्रोइड डिस्टेंस मैक्सिमम, जो आपका आई सेक्शन होता है उसका सबसे ज्यादा मोमेंट होगा। इनडिटर्मिनेसी क्या होता है प्लास्टिक एनालिसिस में, हाउ इज इनडिटर्मिनेसी हेल्पफुल इन स्टडीइंग प्लास्टिक एनालिसिस। Considering the planar structure, we know that there are three equations of equilibrium under general loading case. General loading case में क्या होता है, तीन इक्वेशन होता है इक्विलिब्रियम का, हम सभी को पता है, समेशन ऑफ fx0, fy0 और fmz0। Also for the planar structure as beam subjected to vertical loading, there are only two equation of equilibrium, दो इक्वेशन होता है इक्विलिब्रियम का। पहला होगा समेशन ऑफ fy0, समेशन ऑफ mz0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल्स आर नेग्लेक्टेड, हॉरिजॉन्टल्स क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन रिगार्ड्स टू सपोर्ट, रोलर हैज नो नॉर्मल रिएक्शन, रोलर के पास क्या होता है, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। हैज वन नॉर्मल रिएक्शन, इस तरह का जो रोलर सपोर्ट होगा उसके पास एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। हिंज्ड और पिन्ड हैज टोटल ऑफ टू रिएक्शन इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जो हिंज्ड और पिन्ड हैज टोटल ऑफ टू रिएक्शन इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हिंज के पास या पिन के पास दो होगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। फिक्स के पास तीन होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इंटरनल हिंज के पास क्या होगा, जीरो मूवमेंट होगा एट द लोकेशन एंड प्रेजेंट इन सफिशिएंट नंबर, इट मेक्स द स्ट्रक्चर अनस्टेबल। अगर इंटरनल हिंज है तो एक तो उसके पास जीरो मूवमेंट होगा लोकेशन पे, अगर सफिशिएंट नंबर में है तो पूरे स्ट्रक्चर क्या बना देगा, अनस्टेबल बना देगा। इट गिव्स एन एडिशनल इक्वेशन ड्यू टू विच द इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर डिक्रीजेस।
जो इंटरनल हिंज है वो क्या देता है, एक एडिशनल इक्वेशन प्रोवाइड करेगा जो इनडिटर्मिनेसी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है। प्लास्टिक हिंज हैज प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक हिंज के पास क्या होता है, एक प्लास्टिक मोमेंट होगा इस लोकेशन पे, और इफ प्रेजेंट इन सफिशिएंट नंबर इट मेक्स द स्ट्रक्चर अनस्टेबल बना देगा। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर इज गिवन एज एस आई इक्वल टू रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस नंबर ऑफ हिंज। if si less than 0 unstable, if si less than is equal to 0 determinate, si greater than 0 indeterminate. If a structure is statically stable, structure क्या है, statically stable है, then the number of additional hinges required for the complete collapse of the structure is क्या होगा, si plus 1 हो जाएगा। ठीक है। स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी प्लस 1, ये इतना प्लास्टिक हिंज होना चाहिए उसको क्या होने के लिए, कोलैप्स होने के लिए। प्लास्टिक हिंज लोकेशन की बात अगर हम करें तो कहाँ अपना हिंज बन सकता है, अंडर द पॉइंट और कंसंट्रेटेड लोड बन सकता है, द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम मोमेंट आपको बन सकता है, एट द चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन बन सकता है, एट अ लोकेशन वेयर मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं वहां पे बनेगा, एट अ फिक्स्ड और कंटिन्यूस सपोर्ट पॉइंट बनेगा। ठीक है। कंडीशन क्या क्या है, देयर आर 3 कंडीशंस इन प्लास्टिक, 3 कंडीशंस होते हैं। पहला होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, दूसरा होगा मैकेनिज्म कंडीशन, तीसरा होगा यील्ड कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है हम सभी को, summation of fx equal to 0, summation of my 0, fy 0 and summation of mz 0। ठीक है। मैकेनिज्म कंडीशन क्या होता है, at collapse sufficient number of plastic hinge must be developed so that a part or entire structure must transform into a mechanism leading to a collapse। collapse के टाइम में क्या होता है, sufficient number of plastic hinge must be developed, डेवलप होना चाहिए, so that a part of entire structure, ताकि एक पार्ट पूरे स्ट्रक्चर का एक पार्ट या पूरा स्ट्रक्चर ही क्या करे, ट्रांसफॉर्म कर दे मैकेनिज्म में जिससे कोलैप्स हो सकता है। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, प्रोबेबल लोकेशन माइनस स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है। यील्ड कंडीशन क्या होता है, तो एट कोलैप्स द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन शुड नॉट एक्सीड द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, m शुड बी लेस देन इक्वल टू mp। ठीक है। अगर बात करें मैकेनिज्म प्लास्टिक एनालिसिस की, तो बीम मैकेनिज्म 4 तरह का होता है, बीम मैकेनिज्म, गैबल मैकेनिज्म, सोया मैकेनिज्म, जॉइंट मैकेनिज्म। ठीक है। बीम मैकेनिज्म क्या होता है, टेक सिंपल इन सिंपली सपोर्टेड बीम कंटिन्यूअस फिक्स्ड बीम, कोई भी बीम लेते हैं चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, कंटिन्यूअस हो, फिक्स्ड बीम हो। ठीक है। सोया मैकेनिज्म क्या होता है, टेक्स प्लेस इन फ्रेम, कहाँ पे होगा, फ्रेम में होगा, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉलम टू ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉलम टॉप जॉइंट्स, टॉप जॉइंट के कॉलम के उसके ड्रिफ्ट की वजह से आपको होगा। जॉइंट मैकेनिज्म में क्या होगा, दोनों होगा यहाँ पे, occurs when where more than 2 structure members meet, plastic hinge formed in all the members of the joint। तो यहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म करेगा ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट, जॉइंट के हर मेंबर्स पे, जॉइंट मैकेनिज्म के केस में। ठीक है। गैवल मैकेनिज्म क्या होता है, कॉलम्स स्प्रेड मोर एट द टॉप देन एट द बेस। गैवल में क्या होता है, जो कॉलम है वो टॉप पे ज्यादा स्प्रेड कर जाएगा। दिस अकर्स इन गैवल फ्रेम्स ऑफ वेयर हाउसेस और गैवल फ्रेम्स। ठीक है। थ्योरम्स है प्लास्टिक एनालिसिस का। पहला है स्टैटिक थ्योरम, दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के प्रिंसिपल बेस्ड है। इट यूटिलाइजेस 2 कंडीशंस दैट इक्विलिब्रियम एंड यील्ड। यहाँ पे इक्विलिब्रियम और यील्ड को 2 कंडीशन को यूटिलाइज करता है। इट इज लोअर बाउंड थ्योरम, ये क्या है, एलबीटी है, लोअर बाउंड थ्योरम है, व्हिच स्टेट्स दैट फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स द फ्रेम शुड बी सेफ, फ्रेम क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, एंड एडमिसिबल अंडर द वैल्यू ऑफ लोड डब्ल्यू, where W is less than or equal to collapse load WU। ठीक है। Hence W is less than equal to WU होना चाहिए और M is less than MP होना चाहिए। काइनेमेटिक थ्योरम क्या होता है, ये कंसेप्ट का यूज करता है वर्क डन और एनर्जी अब्सॉर्ब का। इट यूटिलाइजेस 2 कंडीशंस, ये 2 कंडीशन यूटिलाइज करता है, इक्विलिब्रियम और मैकेनिज्म। इट इज अपर बाउंड थ्योरम, ये भी अपर बाउंड थ्योरम है, जो स्टेट करता है कि फॉर अ गिवन फ्रेम सब्जेक्टेड टू अ लोड W is found to be correspond to the any assumed mechanism must be either greater or equal to collapse to W। Hence W is greater than equal to W। ठीक है। स्टैटिक थ्योरम प्रोसीजर क्या होता है, ड्रॉ द नॉर्मल BMD फॉर द लोडर मेंबर, एक नॉर्मल BMD बनाएंगे, फिर लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी रीच कर सकता है सीक्वेंस में, फिर हम रिलेट करेंगे W को विद लास्ट प्लास्टिक हिंज लोकेशन इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट MP।
काइनेमेटिक थ्योरम प्रोसीजर की बात करें, लोकेट द पॉसिबल लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट एंड कंबाइंड मैकेनिज्म, write the equation of equilibrium with the principle of virtual work, that is work done is equal to energy stored. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिक इंफॉर्मेशन, तो लोड W1 यहाँ पे लोड W1 लगा हुआ, ठीक है, हमने बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाया, शुरू में क्या हो गया, F जो है Fy से कम है, ठीक है, फिर Fy पहुंचा, बेंडिंग मोमेंट हमने बनाया BMD W²/24 और ये फिक्स FEM बनाया W1 L²/12 इज इक्वल टू My, ठीक है, W1 क्या हो गया 12 My/L²। W2 इज ग्रेटर देन W1। W2 क्या है, W1 से ज्यादा है, लोड बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है प्लास्टिक स्टेज में पहुंच गया, तो ये आपका आ गया W2 L²/24। फिर हमने लोड बढ़ाया W3 इज ग्रेटर देन W2, ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया W3 L²/8 2 MP, ठीक है, देन फाइंड, तो उसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका W3 का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिएक्शन एट द प्रोडक्ट एट इलास्टिक कंडीशन पे और कोलैप्स और प्लास्टिक कंडीशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देंगे उसको इलास्टिक कंडीशन और प्लास्टिक कंडीशन पे। तो इलास्टिक कंडीशन पे कुछ इस तरह से बनेगा, -WL/8 हो जाएगा प्लस WL/8 आ गया, पहले हम फिक्स इन मोमेंट निकाल लिया, तो यहाँ पे रिलीज कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स्ड एंड है नहीं, हिंज है, रिलीज करेंगे, फिर से कैरी ओवर मोमेंट लगा के कैरी ओवर क्या होगा उसका 3/4 होता है, तो ये आपका कुछ हो जाएगा इस तरह से 3/2, ठीक है, 3/16 WL, ये आपका हो गया, आपका क्या मोमेंट एक्ट कर रहा है इधर, इधर 0 हो गया, ये आपका फाइनल इक्वेशन आएगा, मोमेंट हम 0 ले लेंगे अबाउट ए के अबाउट, तो क्या होगा -3WL/16 प्लस WL/2 प्लस माइनस R3L, इसका RB, ये आपका RB आ जाएगा 5/16W, ठीक है, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द राइट साइड बीम, बीम के राइट साइड को इक्विलिब्रियम ले लेंगे तो समेशन ऑफ m इज 0 अबाउट pH हो गया, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम, तो RB इज इक्वल टू आ जाएगा W/3 इन प्लास्टिक कंडीशन, क्लियर। और लेंथ निकालने के लिए सिंपल हम ड्रॉ करेंगे, अब देखेंगे कहाँ कहाँ मैक्सिमम मोमेंट एक्ट कर रहा है, ये आपका हो जाएगा x/2 बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, MP इज इक्वल टू P/4, MP/My होगा शियर फैक्टर 1.5, तो यहाँ से हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये आपका x हो गया लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। कोलैप्स डायग्राम प्लास्टिक एनालिसिस क्या होता है, तो कोलैप्स डायग्राम ड्यू टू प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन, रिजिड बॉडी मोशन इज कंसीडर्ड, दैट इज स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल एंड मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड, hence to form a mechanism statically intermittent structure, the number of plastic hinge कितना होना चाहिए, static independency +1, इतना अगर hinge फॉर्म कर गया प्लास्टिक hinge तो बन जाएगा मैकेनिज्म। There are 3 type of structural collapse based on number of plastic hinge formation, 3 तरह का होता है, पहला होगा partial collapse, दूसरा होगा complete collapse, तीसरा होगा over complete collapse। partial क्या होता है कि the number of plastic hinge formed is less than that required for complete collapse, जितना complete collapse के लिए plastic hinge चाहिए अगर उससे कम है तो वो हो जाएगा आपका क्या partial collapse, hence only a part of the structure becomes unstable, यहाँ पे क्या होगा स्ट्रक्चर का सिर्फ एक पार्ट कोलैप्स करेगा। कंप्लीट कोलैप्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर्म्ड इज Si+1, अगर Si+1 है प्लास्टिक हिंज तो वो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। ओवर कंप्लीट कोलैप्स क्या होता है, द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कोलैप्स, ठीक है, hence there are chances of multiple mechanism occurring simultaneously। प्लास्टिक हिंज लेंथ, zone of yielding at which infinite rotations may take place, zone of yielding at which infinite rotation take place, ठीक है, large change of slope occur over a small length of membrane position, वहां पे क्या होगा small length में large change होगा। The zone acts as if it was hinged with a constant moment MP, ठीक है, the length of the yield zone is called hinge length। Plastic hinge is formed first at sections subjected to greater deformation in curvature, ठीक है, it is defined as the ratio of collapse load to the working load,
जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं लोड फैक्टर को कोलैप्स लोड टू वर्किंग लोड, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड सेफ फैक्टर, एफ एस अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफ ओ एस अपन सेफ फैक्टर का भी उसका रेशियो होता है। In this practice, a load varying factor of 1.7 to 2 is assumed to depending upon the engineer's judgment. IS 800 2007 is silent on load factor. Load factor पे क्या है, ये silent है, इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ। Load factor has been defined in IS 800 1984. The prime function of load factor is to ensure that the structure is safe under working condition, ठीक है। ये आपका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 2.26, लोड फुट आई सेक्शन 1.7, ठीक है। तो एल एफ क्या होगा, पी यू अपन पी डब्ल्यू और इज इक्वल टू एम पी अपन एम हो जाएगा, ठीक है। तो पी यू क्या हो गया, एफ आई अपन जेड पी, एफ अपन जेड ई और इज इक्वल टू एफ आई अपन एफ इंटू सी सेफ फैक्टर। एल एफ क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया ये इंटू सेफ फैक्टर। पी यू क्या हो गया, कोलैप्स लोड, वर्किंग लोड, प्लास्टिक मूवमेंट, सर्विस मूवमेंट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है 5th चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।